फोर्सेस का हम डिस्कशन कर रहे थे, कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स, हमने वहीं पर भी इसको पढ़ लिया था। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को, बट एक बार और लिख दूं मैं, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कांटेक्ट फोर्स। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन arises when two surface in contact have tendency of relative motion। दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अगर है, दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में अगर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, तब ये फोर्स अराइज होता है। ठीक है, तब ये फोर्स अराइज होता है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन arises when two surface in contact have tendency of relative motion। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये आसान था, वहां पे कैलकुलेशन आपने सीधा सीधा कर लिए थे। ठीक है, उसमें आपने कैलकुलेशन सीधे सीधे कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास में नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन के कैलकुलेशन के लिए। तो सिचुएशन देखकर ही हम ये बता पाते कि हाँ, इसमें इतना इतना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन arises when two surface in contact have tendency of relative motion। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा। एंड अब आगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, दिस force is self adjusting, या static friction is self adjusting। now static friction is self adjusting, ये self adjusting force होता है। this is self adjusting force। सेल्फ एडजस्टिंग है मतलब अपने आप को तुरंत एडजस्ट करता है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स एडजस्ट एंड इट adjust itself till limiting static friction। फिर आते अपन अगले पॉइंट में, इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 0 to maximum value of static friction, that is called limiting static friction। ठीक है, तो जो ये फोर्स है यहाँ पे, एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये लेस देन और इक्वल्स टू होता है Fs maximum, and this Fs maximum is limiting। और जीरो से लिमिटिंग वैल्यू के बीच में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन डायरेक्ट, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी करती है। और 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक ये कुछ भी हो सकता है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक।
तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है इसको कैलकुलेट करने का। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। बात समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? इसको समझ गए? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हूं मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हूं। फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये 3 पॉइंट में स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिखे। समझ गए या नहीं? हेलो, फिर भाई इतना समझ गए? यस सर। तीनों पॉइंट अच्छे से पढ़ लो एक बार और देख लो, फिर कोई डाउट है तो पूछो। देखो, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास में। जैसे काइनेटिक या स्लाइडिंग के लिए डायरेक्ट फार्मूला था, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, सीधा सीधा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास में डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। आपको खुद सोचना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन है। बट मुश्किल नहीं है ना, है बहुत आसान। यहाँ पर भी आपको सिचुएशन देखना है और बस बता देना कि हाँ, इसमें इतना फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इतना। लिमिटिंग वैल्यू के लिए आपके पास जरूर फार्मूला है कि जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके लिए फार्मूला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा इसके बारे में कि ये अराइज कब होता है, ठीक है, और ये है कैसा, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग, और इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होने के कारण 0 से लेकर लिमिटिंग स्टैटिक वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है हमारे पास में। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट बेटा? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। कोई डाउट अभी यहां तक किसी को भी? कोई डाउट? हेलो सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा फिर? देख, इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जा रही है ना, तो अगर 0 से मैक्सिमम तक जा रही तो कभी कभी इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। जैसे अपन ने एफ एस मैक्सिमम जो वैल्यू लिखे हैं वो हमेशा ज्यादा रहेगी काइनेटिक से, लेकिन बाकी की जो वैल्यू वो तो कम रहेंगे। तो अभी अपन और स्टडी कर रहे हैं ना, इसलिए अभी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। अभी पढ़ लिए पूरा, तीनों पॉइंट पढ़ लिए अच्छे से, आगे मतलब बढ़ो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मतलब दोनों फ्रिक्शन एक बॉडी पे लग सकते हैं? हाँ, लग सकते हैं ना दोनों फ्रिक्शन एक बॉडी पे, पर मूव कर रहा होता? मूव करेगा तो काइनेटिक आ जाएगा और मूव नहीं कर रहा है तो स्टैटिक रहेगा, ठीक है। हाँ। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट लेकर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अभी हाँ पेज नंबर 2 पे आते हैं। Now this is page number 2, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 पे सिचुएशन ये है फिर से। अब यहाँ पर ये मैंने एक रफ सरफेस लिया ना, दिस, माइक म्यूट करो बेटा। दिस इज रफ सरफेस,
और ये मैंने कोई बॉक्स रख दिया यहाँ पे, और कोई इस बॉक्स को इधर पे खींच रहा है, इस साइड पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट दिस बॉक्स इज एट रेस्ट. नाउ बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स रेस्ट पे है, और ये क्या है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, कोई खींच रहा है. मान लो हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है, इस साइड पे, सो दिस इज द अप्लाइड फोर्स. बाकी के जो दो फोर्स आ रहे हैं इस पे बॉक्स पे, एक हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन किस पे लग रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड, और एक हो गया इसका वेट mg, ठीक है, और एक और ये रिएक्शन फोर्स इसका, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स. तो दिस इज रफ सरफेस, और हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई, ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है. लेकिन मैंने क्या लिखा, बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स रेस्ट पे है. आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन बॉक्स रेस्ट पे है, रफ सरफेस होने के कारण. जैसे आप मान लो पलंग को खींच रहे हो, लेकिन पलंग नहीं खींचता ना, कभी कभी होता ना ऐसा. आप मान लो पलंग को खींच रहे हो या सोफा को खींच रहे हो, तो वो नहीं खींच रहा है. जैसे छोटे बच्चे अगर सोफा को खींचेंगे तो दे डज नॉट एबल टू पुल द सोफा और पलंग. जैसे हम पलंग खींच रहे हैं, बहुत हैवी पलंग है, जरूरी थोड़ी कि खींची जाए, वो रोका भी हो सकता है, लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर. तो हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इसमें अप्लाइड फोर्स ये लगाया हमने. लेकिन ये जो बॉक्स है ना, ये नहीं खींच रहा, बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड. मतलब हम तो देख रहे हैं भाई, ग्राउंड फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो भाई ये बॉक्स क्या है, फिसल नहीं रहा है. तो इस फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है इसको, भाई कोई ना कोई फोर्स आया है ना पीछे की तरफ यहाँ पे. हेलो, अगर हम इसके सरफेसेस की बात करें, जैसे ये इसका जो सरफेस है, दिस इज S1, एंड जो ग्राउंड के साथ अटैच है, दिस सरफेस इज नियर S2. तो ये जो दोनों सरफेस आ रही हैं, ग्राउंड वाली सरफेस और बॉक्स की जो सरफेस है, S1 एंड S2, ठीक है, S1 इज सरफेस ऑफ बॉक्स, S1 इज सरफेस ऑफ बॉक्स, ठीक है. इन दोनों सरफेस में, दिस इज रफ सरफेस में लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, ओके. तो ये दोनों सरफेस के बीच में इसकी इच्छा तो हो रही है फिसलने की, लेकिन ये फिसल रहा है क्या, नहीं. तो S1 और S2 के बीच में टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ सिंस S1 and S2 have tendency of relative motion, इनके बीच में किसकी टेंडेंसी है, दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है. बट रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, बॉक्स कैसा है, रेस्ट पे है. अगर ये सरफेस हम स्मूथ बना दें, क्या होगा, ये बॉक्स इधर खिंच जाएगा, लेकिन स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस, ये बॉक्स यहीं पे रोका हुआ है. अरे भाई समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं, हेलो हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए. यस सर. यस सर. टेंडेंसी वैसे, उसकी इच्छा तो है कि ये बॉक्स की इच्छा तो है कि मैं फिसल जाऊं, लेकिन नहीं फिसल पा रहा है. तो यहाँ पर इस फोर्स को रोकने के लिए एक फोर्स यहाँ पर पीछे लग रहा है, इस पे बॉक्स पे, और इस फोर्स को आप बोलोगे दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बॉक्स बाय ग्राउंड. तो ये बॉक्स पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, और इसी के बराबर मैग्नीट्यूड का ये पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा यहाँ पे, हाँ? और इसी के बराबर का ग्राउंड पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये लगेगा सामने की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन होता है दोनों में, है ना, या टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की. दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बाय बॉक्स. अभी समझ गया या नहीं. तो ये किस पे लगा, बॉक्स पे लगा, और ये किस पे लग रहा है, ग्राउंड पे लग रहा है. अरे भाई समझ गए या नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन. अभी हेलो, डायरेक्शन समझ गए, डायरेक्शन समझ गए बेटा, डायरेक्शन समझ गए. यस सर. यस सर. फ्रिक्शन पीछे और इस पे सामने. तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना,
इसकी वैल्यू किसके बराबर है, या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर है, इसलिए ये इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं हो रहा है। तो ये आ गया ना भाई यहाँ पे बात। सो देयर सो S1 एंड S2 हैव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, इन दिस केस Fs on box by ground have value equal to applied force, therefore net force on box is 0 along horizontal, therefore it is at rest। इसलिए ये रेस्ट पे है। यहाँ पे हमने लिखा है कि बॉक्स रेस्ट पे, लेकिन ये अप्लाइड फोर्स लगा रहे फिर भी रेस्ट पे है, तो इसके कारण है, क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, इसकी वैल्यू ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, इसलिए मूव नहीं कर पा रही। बात समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? सो दिस बॉक्स इज एट रेस्ट और इट्स ऐसी सिचुएशन। हाँ बोलो सर, आप एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन बता दीजिए ना सर, वो नेटवर्क इशू के कारण फर्स्ट पेज 20 मिनट्स अटेंड नहीं किया। फर्स्ट पेज अटेंड नहीं हुआ था। देख, स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का कांटेक्ट फोर्स होता है। जब ये दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट पे हैं और इनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी मतलब आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नहीं खींच रहा है, ये रुका हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनकी जो दो सरफेस हो गई, S1 हो गई बॉक्स की सरफेस और S2 हो गई ये ग्राउंड वाली सरफेस जो बॉक्स के साथ कांटेक्ट है। तो इन दो सरफेस की इच्छा तो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की, लेकिन नहीं हो रहा है। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन, वो कौन सा फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग, ये वैल्यू अपने आप को तुरंत एडजस्ट करता है। ठीक है, अब सेल्फ एडजस्टिंग कैसे, अभी अपन आगे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ डेटा लेके देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन वाले डेटा, उसके बाद फिर ये समझ में आएगा कि ये कैसे सेल्फ एडजस्टिंग की काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बस वही मैंने यहाँ पे पहले वाले पेज में बताया था। ओके, समझ गए अभी बेटा? हेलो, समझ गए? यस सर। तो ये डायरेक्शन समझ गए, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक जैसा ही लिखना है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपको एक जैसा लिखना है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब in this case FSBG have value equals to applied force। इसकी वैल्यू, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये किसके बराबर हो गई? दिस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बॉक्स पे किसके कारण? ग्राउंड के कारण, ये अप्लाइड फोर्स के बराबर, इसलिए रुका हुआ। आप ऐसे इसी तरह से जस्टिफाई करोगे। ठीक है, अब हमने ये कि भाई ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। कब तक करेगा? अगर मान लो आप ये फोर्स को बढ़ाते जाओ, एक तो कंडीशन आएगी कि ये फिसलेगा, है ना? तो अगर आप इसको बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है बढ़ने की। और वो लिमिट क्या है इसकी बढ़ने की? कि दिस इज S2, यहां पे लिख दूं मैं Fs maximum is proportional to normal reaction, that is Fs maximum is equals to mu s into normal। जैसे हमने काइनेटिक के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही mu s क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो एंड ये जो Fs मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, ये लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है,
लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू एस क्या है यहाँ पे, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, ठीक है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। एंड वन मोर थिंग, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो ये होता है। लिमिटिंग वैल्यू के लिए फार्मूला है आपके पास में, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे आप, लिमिटिंग वैल्यू के लिए फार्मूला दिया है आपके लिए, इस सरफेस के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगी, आप उसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक से ज्यादा होता है, पहली बात तो। और लिमिटिंग वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे ये वैल्यू लगे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा है अभी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअल में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू 0 से लेकर यहां तक कुछ भी हो सकती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन डील करेंगे, अभी मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि भाई हमको स्टैटिक फ्रिक्शन को किस तरह से सोचना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला हो गया यहाँ पे, म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। ये फार्मूला है, सीधा सीधा आप लिमिटिंग वैल्यू को सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू कर सकते हो, लेकिन उसके पहले वाली वैल्यू नहीं पता, वो तो आपको देखकर ही बताना पड़ेगा कितना होगा। तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पर कि भाई अगर आपको इस बॉक्स को खींचना है, क्या करोगे आप, फोर्स बढ़ाते जाओगे। जैसे मान लो आप पलंग को खींच रहे हो, नहीं खींच पा रहे, फिर आप अपने भाई को बुलाओगे या बहन को बुलाओगे, चलो मेरे साथ पलंग को खिंचवाओ, फिर दोनों मिलकर खींचेंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पलंग क्या होने लगेगा, खींचने लगेगा, स्लाइड होने लगेगा। बात समझ गए। तो ये जो लिमिट, ये जो फ्रिक्शन है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप को एडजस्ट करता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है। तो ये अपने, जब आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि भाई अब मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, मैं इससे ज्यादा अपोज नहीं कर सकता। तो वो लिमिट क्या है इसकी, एफ एस मैक्सिमम। तो आप इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाएगा, और जब लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया और फिर भी आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली ये जो बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिसलना चालू हो जाएगा। बात समझ गए अभी कि नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं, अरे समझ गए। Yes, sir. हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है लेक्चर का, इसको कम से कम 3 से 4 बार देखना, इस पोर्शन को अभी के बारे में। अभी मैं और न्यूमेरिकल डेटा लेके बताता हूँ, ये तो हमारे थ्योरेटिकल डेटा चल रहे थे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या, हेलो, स्क्रीनशॉट ले। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये था बेटा, आप अगर मुझसे आज मिलना चाहते हो तो आज मैं मानकापुर में रहूंगा। डीएसिलरेशन में भी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना। अगर मान लो ये स्लाइड हो रहा है, अगर स्लाइड हो रहा है तो दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन आ रहा है, और अगर रिलेटिव मोशन है तो फिर स्टैटिक नहीं लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा वहां पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर रिलेटिव मोशन है, कुछ भी हो, ये दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं,
तो काइनेटिक ही लगेगा। आपको एसिलरेशन, डी एसिलरेशन क्या हो रहा है उन सब के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको ये देखना है कि ये दो सरफेस आपस में फिसल रही हैं तो काइनेटिक, नहीं फिसल रही हैं इच्छावश से फिसलने की तो स्टैटिक। समझ गए अभी मयूर? हेलो? हाँ सर, हाँ सर, समझ ओके, गया। बस सीधा सा लॉजिक है इसमें, काइनेटिक के लिए और स्टैटिक के लिए। काइनेटिक लगेगा जब ये दो सरफेस आपस में फिसलेंगी और रफ सरफेस है तो काइनेटिक है, और दो सरफेस आपस में नहीं फिसल रही हैं, सिर्फ इच्छा फिसल रही है। इच्छा और फिसलने में फर्क होता है, समझ गए कि नहीं? इच्छा में और करने में जैसे फर्क होता है ना, मेरी इच्छा है कि हाँ मैं जैसे कुछ भी, अभी मेरी इच्छा और करना है, दोनों में फर्क है। मेरी इच्छा है भाई मैं पढ़ाई कर लूं लेकिन नहीं हो रही, तो दोनों में फर्क हो गया। तो यहाँ पे अगर ये दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है और रफ सरफेस है तो काइनेटिक लगेगा। आपको एसिलरेशन, वेलोसिटी, डी एसिलरेशन के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन अगर ये दो सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, सिर्फ फिसलने की इच्छा हो रही है, टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन करने की, लेकिन नहीं हो रहा रिलेटिव मोशन, तो कौन सा लगेगा? आपका स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 0 से लेकर लिमिटिंग तक। और मैंने यहाँ पे जैसे ये देखा ना, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये भी, और ये भी नेचर ऑफ पेयर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ पेयर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू के। कभी कभी क्वेश्चन में इस सरफेस के लिए सिर्फ म्यू लिख देता है कि भाई इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो स्टैटिक के लिए क्या लें और काइनेटिक के लिए क्या लें। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सेम है। अगर यहाँ पर के लिए म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया है तो आपको अलग अलग ही यूज करना पड़ेगा, और अगर एक ही दिया हुआ है तो फिर दोनों केस के लिए आपको एक ही यूज करना है। तो भैया ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये 0 से लेकर लिमिटिंग तक सेल्फ एडजस्टिंग है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पेज को मैं मिटा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया क्या? यस सर। अभी पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 3 पे देखो, अगर हमें एफ एस मैक्सिमम, ये किस पे देख रहे हैं अपन? बॉक्स पे, किसके कारण? ग्राउंड के कारण। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखोगे और नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे बॉक्स का ग्राउंड के कारण। मतलब ये वाली वैल्यू लिखना है तो ये नॉर्मल चाहिए आपको। एंड एफ एस maximum on ground by box, so this is mu s into normal reaction on ground by box। तो ये वाला फोर्स अगर एक्शन है तो ये कौन सा फोर्स है? इसका रिएक्शन, ठीक है। ये अगर एक्शन है तो फिर ये कौन सा फोर्स रहेगा? रिएक्शन। तो भाई ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, इसलिए ये वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू और ये वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सेम ही आएंगी। तो बॉक्स पे और ग्राउंड पे, ठीक है, बॉक्स पे और ग्राउंड पे जो वैल्यू रहेंगी फ्रिक्शन की वो सेम ही रहेंगी, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है। वैसे ही यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी सेम रहेंगी। यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वही यहाँ पर भी लिमिटिंग वैल्यू रहेगी ग्राउंड पे। एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एफएस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय नॉर्मल। तो इसके कारण ये वैल्यू कैसी है, ये क्वांटिटी कैसी हो गई? म्यू एस, mu s is unitless, so therefore mu s is unitless and dimensionless। unitless and dimensionless physical quantity है, and mu s depends on nature of
पेयर ऑफ कांटेक्ट सरफेस। तो मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था कि जो ग्राउंड है वो बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, जल्दी बताओ। ग्राउंड बॉक्स पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक ये नॉर्मल और एक ये स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो ये एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन बॉक्स, तो सिर्फ नॉर्मल सोचते हैं, ऐसा नहीं है ना बेटा, ये दोनों फोर्स लगा रहा है ग्राउंड या सरफेस यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी कि नहीं, हेलो, क्लियर हो गया। यस सर। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ये संडे को टेस्ट रहेगी ना? हाँ सर, टेस्ट रहेगी। इस पेज का कौन स्क्रीनशॉट सा टॉपिक सर इसके लिए? पहले इस पे, अरे इसको तो कंप्लीट करने दो, क्लास के बाद बता दूंगा मैं ना अभी। ठीक है, इसको कंप्लीट करो पहले फटाफट। ये ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, हेलो, ले लिए क्या? यस सर। अब देखो पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अभी। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो। दिस इज पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 4 में देखो अभी सिचुएशन, अब स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन और समझते हैं अभी, इसकी वैल्यू किस तरह से आती है। हम जो बोल रहे थे कि जीरो से ये कहां तक हो सकता है। सो नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर। और नाउ यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉक्स रख दिया, या फिर एक हैवी अलमारी है ये। ठीक है, सो सपोज दिस इज अ हैवी बॉक्स। ठीक है, एंड ये जो सरफेस है दिस इज द रफ सरफेस, और इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ अलग अलग लिखो मैंने, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन हैवी बॉक्स एंड द ground is 0.6 and kinetic friction coefficient is 0.5। ठीक है, तो ये एक हैवी बॉक्स मैंने यहाँ पर लिया। अब इस हैवी बॉक्स को आप धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, मान लो आप यहाँ पर ये इसको पुल कर रहे हो, आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं। ठीक है, आप इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो, दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, है ना। आप इसको पुल कर रहे हैं, ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया। बाकी जो फोर्सेस हैं इस पे बॉक्स पे, एक आ गया नॉर्मल, एक हो गया mg और एक हो गया नॉर्मल। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बॉक्स पे, बताओ जल्दी से, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बॉक्स पे, स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बॉक्स के सरफेस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। हेलो सर आगे की तरफ। भैया, अप्लाइड फोर्स इधर है, तो अगर स्टैटिक भी बॉक्स पे आगे लगा दिए तो वो तो फिसल ही जाएगा ना। सोचो सर पीछे की तरफ। हाँ, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर अगर ये फ्रिक्शन लग रहा है तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे बॉक्स पे फ्रिक्शन लगेगा। अभी यहाँ पे हम सिचुएशन कुछ ऐसी लिखते हैं, नाउ दिस हैवी बॉक्स का जो मास है, अच्छा इसमें आप g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, एंड द मास ऑफ बॉक्स इज सपोज 15 kg। ठीक है, 15 kg इसका मास है, समझ गए।
15 kg is mass of this box. इस बॉक्स का मास 15 kg है। अब जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड स्टेट ऑफ बॉक्स, और फिर यहाँ पे है फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, देखो ये अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, स्टेट ऑफ बॉक्स एंड फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स इज 0, बॉक्स कैसा है नाउ, रेस्ट पे, बॉक्स इज एट रेस्ट। बात समझ गया ना? अप्लाइड फोर्स आपने दिए ही नहीं, 0 है, बॉक्स कैसा है, रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। समझ गया? अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि बॉक्स रेस्ट पे और इसकी जो दो सरफेस हैं यहाँ पर S1 एंड S2, इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी नहीं है और ना ही रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है। बात समझ गया या नहीं? हेलो, अरे समझ गया या नहीं? आप बॉक्स को धक्का दे रहे हो, लेकिन अभी आपने बस इसको सिर्फ ऐसा टच बस किया है, ऐसा भी आप पुल भी नहीं कर रहे, बस आपने टच किया हुआ ऐसा। समझ गए? तो अगर आपका अप्लाइड फोर्स 0 है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज एक्चुअली स्टैटिक टाइप, बट इट इज अगेन हियर 0। अब आपने ये वाले फोर्स की वैल्यू को बढ़ाए, यहां से बढ़ाकर आपने इसको कितने न्यूटन का लिया, 10 न्यूटन का लिया। अगेन द बॉक्स इज एट रेस्ट, अभी भी बॉक्स रेस्ट पे है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी बॉक्स पे पीछे की तरफ इतना ही लगेगा, 10 न्यूटन का। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, फिर आपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ा के 20 न्यूटन किया, अभी भी बॉक्स आपको रेस्ट पे दिख रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितने का हो गया, 20 न्यूटन का हो गया। आपने इसको सर, हाँ, बट अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों सेम रहेगा तो फिर बॉक्स मूव कैसे करेगा? इसलिए तो लिखा बॉक्स अभी मूव कहाँ कर रहा है। अभी आप कैसी अलमारी को धक्का दे रहे हो या पलंग को खींच रहे हो, तो आप फोर्स बढ़ाते हो, पहले आपने फोर्स लगाया थोड़ा, चलो खींच जाएगा, नहीं खींचा, फिर और बढ़ाते हो फोर्स, फिर भी नहीं खींचा, फिर और बढ़ाते हो फोर्स, फिर भी नहीं खींचा, फिर और बढ़ाते हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके बाद वो पलंग क्या होता है, खिंचता है या स्लाइड होता है। समझ गए या नहीं? ओके सर। तो यहाँ पे क्या लिखा हूं मैंने, रेस्ट पे लिखा ना, स्टेट ऑफ बॉक्स। स्टेट ऑफ बॉक्स कैसी, यहाँ पे स्टेट ऑफ बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ बॉक्स, ये अभी रेस्ट पे दिख रहा है, आपने बढ़ाकर इसको कर दिया 50 न्यूटन, तब भी ये रेस्ट पे दिखा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितने का है, 20 न्यूटन। अब यहाँ पे ना हम क्या कर ले रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू पहली कैलकुलेट कर लो। Fs की लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू s इंटू नॉर्मल, एंड दिस इज 0.6, और नॉर्मल किसके बराबर है यहाँ पर, mg के, तो इट इज 0.6 इंटू 15 इंटू 10, इट इज 90 न्यूटन बेटा, है ना। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इंटू नॉर्मल, इट इज 0.5 इंटू 15 इंटू 10, and it is 75 न्यूटन। Is it clear? ये 75 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना, 75, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी, 90। मतलब आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाकर, अगर आपने 50 को लेके मैंने यहाँ 90 न्यूटन भी कर दिया, तब भी बॉक्स कैसा रहेगा, रेस्ट पे। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, दिस इज अगेन 90 न्यूटन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ पर ये देखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये 90 से ज्यादा नहीं है। आपने यहाँ पे 90.001 न्यूटन लगाया, 001 या 0.00001, थोड़ा सा भी आपने बढ़ाया, तो बॉक्स कैसा हो गया, यहाँ पर स्लाइड हो गया ग्राउंड पे। मतलब यहाँ पे अब कौन सा, अगर स्लाइड हो गया तो काइनेटिक आ गया, काइनेटिक आ गया मतलब कितने न्यूटन का लगेगा, ये 75 का तुरंत। मतलब ये जो वैल्यू थी, ये कौन सी वैल्यू है इसकी,
मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है। और इसके बाद आप अब इसको कुछ भी बढ़ा दो, 91 न्यूटन कर दिए तब भी ये स्लाइड होना चालू हो गया एक बार, और इस पे फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 75 न्यूटन का ही। और अगर आप इसको 100 न्यूटन भी कर दो अब, तब भी अब ये कंटिन्यूअसली स्लाइड होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितने का लगेगा, 75 न्यूटन का। समझ गए या नहीं? मतलब आप इसको धक्का देना चालू किए, फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कब तक बढ़ाना पड़ेगा ये वाले अप्लाइड फोर्स को, 90 न्यूटन। और एक बार जब ये स्लाइड हो जाएगा तो फिर वो इजीली स्लाइड होता है, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। लेकिन पहली बार जो यहाँ पर इंटरलॉकिंग होती है, उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए फोर्स की वैल्यू पहली बार ज्यादा लगाते हैं। और वो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए पहली बार जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो कितने न्यूटन का रहेगा यहाँ पे, दिस इज ऑफ 90 न्यूटन। तो एक बार आपने 90 न्यूटन की बाउंड्री टच करके थोड़ा सा बढ़ा दिए तो फिर बॉक्स स्लाइड होने लगेगा, फिर उतना एफर्ट की जरूरत नहीं है। फिर एक बार स्लाइड हो गया तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और फिर जब ये स्लाइड होता रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही रहेगा। आप ये अप्लाइड फोर्स को यहाँ पे कितना भी बढ़ा दो। समझ गए या नहीं? हेलो सर हाँ। सर थर्ड पे अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन का है और फ्रिक्शन 20 न्यूटन का है, तब भी बॉक्स रेस्ट पर क्यों है कहाँ पे? थर्ड केस में सर? थर्ड ये 50 है ना? अच्छा 1 मिनट, 50 पे 50 आएगा बेटा, ये 50 पे 50 रहेगा। ये मैंने बाय प्रिंटिंग मिस्टेक, आप 10 फिर 10 20 30 40 50 ऐसा बढ़ाओ ना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर लिया। आप ये कहां से कहां तक कर सकते हो आप, 0 के बाद 0.1 फिर 0.2 0.3 ऐसा आप कहां तक पहुंचो, 90 तक पहुंचो। अगर ये 0 तो ये भी 0 स्टैटिक रहेगा, ये 10 है तो ये भी 10 है स्टैटिक, ये 20 है तो स्टैटिक भी 20 है। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए ये वैल्यूज को? ये 90 तो ये भी 90, और जैसे ही थोड़ा सा आपने बढ़ाया तो अब ये क्या हो गया, फिसल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो स्टेट चेंज कर दिया। तो 90 इज द लिमिटिंग वैल्यू, इसके ऊपर नहीं। ये जो इंटरलॉकिंग है वो भी तो एक लिमिट तक सहेंगी ना, और ज्यादा फोर्स हो गया तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, उनकी ब्रेक हो जाएगी। इंटरलॉकिंग मतलब समझ गए, ये दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। इनकी एक्चुअल में जो सरफेस है वो आपको ये इस तरह की इंटरलॉकिंग मिलेगी, ऊपर और नीचे वाली सरफेस पे। ये ऊपर वाली सरफेस है और ये नीचे वाली सरफेस है, ये इस तरह की इंटरलॉकिंग होती है। और माइक्रोस्कोपिक व्यू पे अगर अपन देखें तो, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर समझ। है ना? तो पहली बार इंटरलॉकिंग ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और एक बार इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई तो कम एफर्ट में भी क्या होता है, वो फिसलने लगता है। समझ गए कि नहीं? तो इसमें देखो यहां पर इतने पार्ट में मैंने काइनेटिक लिखा है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो तो फिक्स है ना बेटा, अगर स्लाइड हो गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है। लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 0 भी है, 10 भी है, 20 भी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। इसलिए अपन ने क्या लिखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा होता है ये, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। बात समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग है। क्लियर हो गया कि अभी भी कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में दिए रहेगा ना? हाँ सर, मैं भी वही पूछ रहा था। ये जो वैल्यूज होती है क्वेश्चन में दी रहती कि इस सरफेस के लिए कितनी लेना है। अगर मान लो ये दो अलग अलग नहीं दिया तो फिर एक ही दे लो। अगर मान लो अलग अलग नहीं दिया, म्यू एस की वैल्यू अलग नहीं दी है, म्यू के की वैल्यू अलग नहीं दी है, सिर्फ म्यू दिया है, तो फिर स्टैटिक की जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी वही लेना है, और काइनेटिक की वैल्यू वही लेना है। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू चेक करने के लिए करना पड़ता है, और इसका कोई यूज नहीं है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू
सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रही है ना, सेल्फ एडजस्ट हो रही है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में अपन ने क्या लिखा था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज, यहां पे मैं लिख दूं, ठीक है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है ना, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना। हेलो, सेल्फ एडजस्टिंग है, देखो ये वैल्यू एडजस्ट हो रही है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट द सेल्फ एडजस्टिंग। तो सेल्फ एडजस्टिंग इन सरफेस के बीच में जब तक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है या रिलेटिव मोशन की इच्छा, तब तक ये सेल्फ एडजस्टिंग है। क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है? यस सर, क्लियर हो। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ। कि अभी भी कोई डाउट है इस पे, कॉन्सेप्ट पे? नो सर, नो डाउट। नहीं है? क्या आप अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इस सिचुएशन को लेके, तो अभी समझ गए? सबका सेम ही आएगा, लेकिन 90 के ऊपर का फिर ग्राफ सेम नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा पहले। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन को ले लोगे एक एक्सिस पे, एक एक्सिस पे आप अप्लाइड फोर्स ले लो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंगल 45 डिग्री का, लेकिन 90 न्यूटन तक के अप्लाइड फोर्स तक। उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट। मैं अभी वो ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ। ये समझ गया पूरा स्टैटिक? हेलो, समझ गए वैल्यू कैसे बदलती हैं? सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, कहां से कहां तक? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, इसलिए अपन ने क्या लिखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मेरे पास अभी स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लिखा था ना मैंने स्टेटमेंट। अभी समझ गए स्टेटमेंट क्यों लिखा था या ये टर्म क्यों लिखा था मैंने? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा स्टेट ऑफ बॉक्स और पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए क्या? यस सर। यस सर। तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ फटाफट। पेज नंबर 5, ये डेटा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम ग्राफ यहीं पर प्लॉट करेंगे। नाउ दिस इज पेज नंबर 5, और अगर आप एक एक्सिस पे, मान लो आपने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिया, और इधर पे वाई एक्सिस पे आपने कौन सा फोर्स लिया? फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये ले लो आप 20, फिर 40, ज्यादा और बड़े लेना पड़ेगा, 30, 60, 90, 120, 150। जैसे इधर पे 30, 60, 90, 30, 60, 90, 75 इसके बीचों बीच में आएगा यहाँ कहीं पे, एंड दिस इज 120। तो ये 90 तक कैसा मिलता है इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, और एंगल कितने डिग्री का रहता? 45 है ना। तो ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये 90 है तो ये भी 90 है। उसके बाद ये यहां से डिक्रीज होकर फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब ये 75 में, तो इधर भी आपने न्यूटन में लिया और अप्लाइड फोर्स भी आपने न्यूटन में लिया। तो ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद फिर ऐसा इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, बट इट इज पैरेलल टू अप्लाइड फोर्स एक्सिस। तो अब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक, एंड इट्स वैल्यू 75 न्यूटन। और यहां से यहां तक, O से लेकर A तक, ये कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है? 90 न्यूटन। सो FA is FS maximum and its value is 90 न्यूटन। तो O से लेकर A तक बॉक्स कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा,
और उससे ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाने के बाद में फिर बॉक्स क्या होगा, स्लाइड होने लगेगा। समझ गया ग्राफ? हेलो, ग्राफ समझ गए या नहीं? हेलो, ग्राफ समझ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन समझ गया पूरा अच्छे से? हेलो, अरे समझ गया या नहीं? यस सर। तो आज पलंग को थोड़ा सा खिसका के देखना, तो ये फीलिंग आ जाएगी इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की। या सोफा को खिसका के देखना, पहले थोड़ा सा कम फोर्स लगाना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना, तो फिर ये फीलिंग आ जाएगी तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन की। और करके देख लेना अभी क्लास के बाद में, है ना? हाँ सर, करके देखा है मैंने। ओके, तो अभी और करके देख लेना तो और अच्छे से फीलिंग आ जाएगी। घर वाले बोलेंगे जब काम था सर। दिवाली का तब काम नहीं करवाए और अब अपने आप सरकार है, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आज मैं मानकापुर में हूँ 1 बजे से 2 बजे के बीच में। जो मानकापुर के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से अगर मिलना चाहते हैं, एक इंटरेक्शन अपन करना चाह रहे हैं कि भाई बहुत दिन से मिले ही नहीं, पूरे ये लग रहा है कितना दिन हो गया यार, 5 महीने हो गए क्या? एक तो कभी मिले ही नहीं ना अपन लोग, ठीक है? हेलो।